हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मैं समीर लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पीएनएसटी के स्टूडेंट्स के लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो करवाने वाले हैं। उनका एनालिसिस करेंगे हम कि किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस एनालिसिस की बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप की सीरीज चलाएंगे इसमें। एक जिसमें आपके पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2011 से लेकर 2021 तक, और एक दूसरी सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग उन चैप्टर्स को पढ़ाएंगे जो आप जिनसे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दो आपको सीरीज, दो टाइप की सीरीज आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। स्पेसिफिकली ये जो सीरीज है ये पीएनएसटी स्टूडेंट्स के लिए ही है। ओके, अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं आपको इसमें सबसे पहले पीएनएसटी 2024 के लिए सिलेबस समझाऊंगा, और सिलेबस के साथ ही हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से पूछे गए हैं उससे, है ना, कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। उसके बाद हम जो है पीवाईक्यूज में उन क्वेश्चंस को डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसमें एनालिसिस की दृष्टि से या परसेप्शन से इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं। तो सिलेबस में जो सबसे पहला चीज है आपको पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, क्या होता है इसका मतलब, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और कॉम्प्रिहेंशन बना है कॉम्प्रिहेंड वर्ड से जिसका मतलब होता है समझना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ पढ़कर समझना। क्या मतलब हो गया इसका, पढ़कर समझना। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होता है, अनसीन पैसेजेस होते हैं जो आपने 12th तक बनाए भी होंगे, है ना। या इसका बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने 12th तक जितनी भी क्लासेस पढ़ी है सब में आपको एक लेसन पढ़ाया जाता है लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। और उसके बाद में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे वर्ड पावर, पहले ग्लोसरी मिलती है, शब्दकोश। उसके बाद आपको वर्ड पावर मिलता है जिसमें हम अलग अलग टाइप के वर्ड से डील करते हैं, और उसके बाद मिलता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें हमको शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप, वेरी लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सब हमसे पूछे जाते हैं ना। करना क्या होता है, बेसिकली हमने वो लेसन पढ़ लिए, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन के आंसर्स हमको चैप्टर में से ढूंढने होते हैं। तो ठीक उसी का छोटा रूप होता है, या एग्जैक्ट वही चीज है, बस उसका जो स्केल है वो छोटा होता है। ऐसा आपको कुछ लाइंस का पैसेज मिल जाएगा, है ना। उस पैसेजेस में अलग अलग चीजें लिखी होंगी, और फिर पैसेज के बाद नीचे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, है ना। और ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ से ढूंढना होता है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं इन चैप्टर्स को आपको पढ़ा रहा होऊंगा, है ना। उन चैप्टर्स में से हम इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दूसरा है वोकेबलरी। अब वोकेबलरी में ना बहुत सारी चीजें आती है। जैसे पहली चीज है सिनोनिम। जैसे सिनोनिम में मैं बोला कि भाई किल एक वर्ड है। अब किल के लिए एक वर्ड क्या हो सकता है, और होमोसाइड हो सकता है, या मर्डर हो सकता है, राइट। वैसे ही यहाँ पर एंटोनिम। तो एंटोनिम, अच्छा, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थी हिंदी में, है ना। और एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विरोधार्थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया किल, तो किल का हो सकता है उल्टा क्या, सेव हो सकता है, या कि गार्ड भी हो सकता है, या कि प्रोटेक्ट भी हो सकता है। तो ये वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो सबका मीनिंग हो सकता है अलग अलग, किसी कुछ ना कुछ अंतर होता है इनके मीनिंग्स में। तो ये दो चीजें हो गई, है ना, सिनोनिम और एंटोनिम। उसके बाद देखिए वर्ड फॉर्मेशन। अब ये वर्ड फॉर्मेशन क्या है, वर्ड फॉर्मेशन मतलब एक वर्ड को लेकर आप कौन से अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई कॉम्प्रिहेंशन किससे बना, कॉम्प्रिहेंड से, तो उसमें कुछ सफिक्स प्रीफिक्स जोड़े हमने, फिर क्या बना, एस आई ओ एन लग गया। तो ये इस टाइप के वर्ड्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर है प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। जैसे कि एनीमे, एनीमे कार्टून वगैरह अगर आप लोग देखते हैं तो एनीमे में ईडी, सॉरी, एनिमेटेड, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 में कि भाई इसमें आपका सफिक्स क्या होगा है। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स जो किसी वर्ड के पीछे कुछ वर्ड्स लगते हैं, लेटर्स लगते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सफिक्स। मैंने बोला
अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड में आपका प्रीफिक्स क्या है? तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड पहले लगता है। तो ये क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स हो गया, पहले लगने वाला। अनएक्सपेक्टेड ये अलग वर्ड हो गया और उसके पहले क्या लगा है? अन लगा है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास ग्रामर एंड यूजेज। तो ग्रामर एंड यूजेज में हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सभी ने 12th तक पढ़ा है भाई, इसमें ए, एन या द ये आता है। और साथ ही हमको ये पता करना होता है कि कहां पर इनका यूज नहीं करना है, तो उसको हम नो आर्टिकल से शो करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना होता है कि भाई ए एंड द इनका यूज किन कंडीशंस पे कहां कहां किया जा सकता है और कहां पर उनका यूज नहीं करना होता है, हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अगला है डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स क्या है? बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपने अगर कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना एक स्पेसिफिक चैप्टर होता है, वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट करता है या नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी हमको देता है। तो नाउन और प्रोनाउन की जानकारी देता है कौन? एडजेक्टिव। और उसमें एक स्पेसिफिक टाइप होता है जिसको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो जैसे मैं बोला ही इज गुड, ही इज गुड, और मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय। दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई ये गुड जो है ना, ये लग रहा है सब इसके लिए, सब्जेक्ट के लिए ही, और यहाँ जो गुड लग रहा है ये किसके लिए लग रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए, बॉय के लिए। यहाँ ही प्रोनाउन है, यहाँ पर बॉय नाउन है। यानी यहाँ एडजेक्टिव का यूज या तो नाउन के लिए हो रहा है या तो प्रोनाउन के लिए। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बिना नाउन के यूज नहीं होते, या कुछ नाउन्स के लिए कुछ फिक्स्ड एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना, जो हमेशा साथ में चलते हैं। वो एडजेक्टिव्स बिना नाउन के यूज नहीं होते, इसलिए उनको डिटरमिनर्स कहा जाता है, क्योंकि वो डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है? निर्धारक या तय करने वाला। तो ये एडजेक्टिव्स ये तय करते हैं कि इस नाउन के पहले किसी न किसी तरह का या किस तरह का एडजेक्टिव या डिटरमिनर लगेगा। ओके। और इसीलिए जो डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आर्टिकल भी आता है, क्योंकि आर्टिकल भी बिना नाउन के यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। वैसे ही दूसरा है इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट दिखाइए, तो ये बेसिकली है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? कोई दो लोग या दो पार्टीज के बीच में, है ना, अगर किसी चीज का सौदा होता है या किसी तरह का लेन देन होता है, तो वो जिन शर्तों पर होता है, तो उन शर्तों को ही क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर दो पार्टीज होती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट बनता है कि भाई मेरी कंडीशन ये है और तुम्हारी कंडीशन ये है, तो इन कंडीशंस पर हम साथ में आ सकते हैं या साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स का यूज किया जाता है। तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। ठीक है, और बाकी जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो इसके इर्द गिर्द होता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और क्यों होता है, और कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है और क्यों होती है, वैसे ही कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, क्यों होता है, वर्ब क्यों प्लूरल होती है, कौन सी होती है। ओके, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं भाई टेंसेस। तो टेंसेस इसमें एक्चुअली टाइम एंड टेंस हमको दिया जाता है। तो टाइम एंड टेंस में हम देखते हैं कि भाई वर्ब्स जो है वो किस तरह से काम करती है, वर्ब्स की स्टेट हमको टेंस से पता चलती है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे टेंस में कि भाई वर्ब की कौन सी स्टेट है, क्योंकि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, बात कहाँ चली गई? फ्यूचर में चली गई। तो अब देखो आई एम टीचिंग यू, यहाँ पर एम टीचिंग ये वर्ब लग रही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक, आई एम टीचिंग यू, और मैं बोला आई विल बी
टीचिंग यू। अब ये दोनों चीजों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, यहाँ आई सब्जेक्ट है, यहाँ यू और यू ऑब्जेक्ट है, बीच में जो बचा वो बची आपकी वर्ब। तो वर्ब चेंज हो गई है, ठीक है। तो वर्ब किस टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होती है, कौन कौन से फॉर्मेट में, कौन कौन से फॉर्म्स में चेंज होती है, हमको वो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और कौन से वाले इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है वो भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइम एंड टेंस में ये चीजें आ जाएगी। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशंस, ठीक है। अब प्री से हम क्या समझते हैं, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या स्थान। तो प्रीपोजिशंस का यूज जो किया जाता है किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट से, सॉरी किसी भी वर्ब को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा और उल्टा हो गया, किसी वर्ड को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने के लिए किया जाता है। और वर्ब वो क्यों आ गया था उसका रीजन है मैं बताता हूँ। क्या होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिट दो टाइप की वर्ब होती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने लिए ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलती, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलती। जैसे मैंने कहा ही लाफ्स, वह हंसता है, ही लाफ्स। तो ही लाफ्स के बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा। ऐसी कंडीशन में अगर मुझे ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो मुझे किसी ना किसी प्रीपोजिशन का यूज वहां पर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ही लाफ्स एट मी, वो मुझ पर हंसता है। तो ही लाफ्स एट मी, तो ये क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलती। भाई आपका आपके दोस्त से अगर झगड़ा हो जाए और फिर से आपको बात करनी, तो उसके लिए एक मीडिएटर लगता है। अगर दो पार्टीज के बीच में झगड़ा होता है ना, तो उनके बीच सुलह कराने के लिए, बात कराने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। या अगर किसी और को ऑब्जेक्ट में जोड़ना, किसी और ऑब्जेक्ट को भी इसमें जोड़ना हो तो और आगे भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही लाफ्स एट मी फॉर माई मिस्टेक, वह मुझ पर हंसता है किस चीज के लिए, मेरी गलती के लिए। तो ये आगे बढ़ गया, है ना, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और किससे जुड़ गया, बाकी के सेंटेंस से, इस सेंटेंस से ये जुड़ गया, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और है प्रीपोजिशन के साथ साथ, वो है फ्रेजल वर्ब्स। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। देखो, सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। दूसरी बात, सेंटेंस में एक चीज और होती है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे कि आई ब्रोक द ग्लास। अगर इन्हीं वर्ड्स को मैं अलग अलग लिख दूं, ब्रोक द ग्लास आई, तो उसका कोई मीनिंग बनेगा नहीं। आई ब्रोक द ग्लास, इसको मैंने ऐसे अरेंज किया और एक मीनिंगफुल हमको स्ट्रक्चर मिला। बोलता है आई ब्रोक द ग्लास, मैंने ग्लास तोड़ा, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इसमें किसी सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दो चीजें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सभी को पता है। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो चीजें आती है किसी भी सेंटेंस में, उनको हम कहते हैं प्रेडिकेट। और तो किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होनी चाहिए, क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दूसरा मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये होती है सेंटेंस की टोटल डेफिनेशन, ठीक है। अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो फ्रेज भी क्या होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, शब्दों का एक समूह होता है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि उसका कोई प्रेडिकेट नहीं होता और सब्जेक्ट नहीं होता। आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसमें ढूंढकर नहीं बता सकते, इसलिए उसको फ्रेज कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं गो फॉर अ वॉक, या मेक अ मिस्टेक। तो यहाँ पर मेक अ मिस्टेक यानी गलती करना, और गो फॉर अ वॉक मतलब वॉक के लिए जाना, ये मीनिंग है। लेकिन आप ढूंढिए यहाँ कहीं सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक। वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट ये भी है, लेकिन कंप्लीट कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में ये नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। सेंटेंस और फ्रेज आपको समझ में आ गया, तो अब आपको फ्रेजल वर्ब भी जल्दी समझ में आ जाएगी। कैसे, वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा ब्रेक और मैंने लिखा ब्रेक इनटू, ठीक है, ब्रेक इनटू। तो अब फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन समझ लेते हैं। फ्रेजल वर्ब वो होती है, बेसिकली फ्रेज होता है लेकिन उसका जो मेन वर्ड होता है वो होता है कोई वर्ब, और उसके साथ अलग पार्टिकल्स लगे होते हैं, मोस्टली प्रीपोजिशंस पार्टिकल्स के रूप में लगे होते हैं। तो देखो, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन हमने पढ़ा है। तो ये हो गई हमारी क्या, वर्ब। और इनटू का यूज करते हैं हम मे के अर्थ में, जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग
स्टेट में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो मे के अर्थ में। तो इसका क्या मतलब हो गया, मे तोड़ना। तो ये इसका मीनिंग एक्चुअली नहीं होता। जो आपकी फ्रेजल वर्ब्स होती है उनका मीनिंग कई बार चेंज हो जाता है या मोस्टली चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है हम वो समझते हैं। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी जगह पर जबरदस्ती प्रवेश करना, टू एंटर बाय फोर्स। ठीक है, अभी टू एंटर बाय फोर्स या जबरदस्ती प्रवेश कैसे किया जाता है? भाई आप कहीं गए, मान के चलिए मेले में चले गए, घूमने चले गए, रिश्तेदारों के यहाँ शादी में चले गए, तो आप घर को प्रॉपर तरीके से लॉक करके जाते हैं, प्रॉपरली घर को लॉक करते हैं, सारी चीजें देखते हैं, ओके, सेफ्टी से जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, आप आए और आपको पता चला कि घर में चोरी हो गई है। तो चोरी कैसे हुई? जाहिर सी बात है कोई अंदर आया होगा। पर कोई अंदर आया कैसे होगा? क्योंकि आपने तो इतनी सिक्योरिटी रखी थी कि भाई ताला लगाया था, है ना, दरवाजे पर ताला लगाया था, गेट पर ताला लगाया था, पड़ोसी को बताया था। तो वो चोर आया, उसने सारे ताले खोले और चला गया। तो आपकी विल के खिलाफ वो अंदर गया ना, जबकि वो जा भी नहीं सकता था। तो ये होता है जबरदस्ती प्रवेश करना, यानी किसी ना किसी तरीके से अंदर चला जाना किसी जगह पर, तो वो होता है ब्रेक इनटू। ठीक है, द थीफ broke into my house। देखो, the thief broke into my house। ठीक है, the thief broke into my house यानी चोर क्या हुआ, मेरे घर में जबरदस्ती चला गया। ओके, घुस आया, घर में घुस आया। तो ये इसका मीनिंग होता है। अगला देखिए, अच्छा फ्रेजल वर्ब में और क्या पूछा जाएगा हमसे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रेजल वर्ब्स में? क्या होगा हमको फ्रेज दिया होगा या एक सेंटेंस दिया होगा, जिसमें पूरा सेंटेंस में हमको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड या पार्ट हाईलाइट हाईलाइट करके देगा, और यहाँ पर उसके मीनिंग्स हमको दिए जाएंगे। ओके, या तो हमको वो सेंटेंस दिया जाएगा और एक पर्टिकुलर जगह को ब्लैंक छोड़ा जाएगा, और हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये देखना होगा कि हमको जो चार फ्रेजल वर्ब्स दी हुई है उनमें से उस सेंटेंस पर क्या सूट कर रही है। तो हमको ये फिलर्स के रूप में भी पूछा जा सकता है, या तो हमको उसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, तो दोनों रूप में से पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं हम, मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज। अब ये मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज क्या है? तो ये कुछ और नहीं है भाई, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं समझाता हूँ, वर्ब्स पढ़ते हैं, तो वर्ब्स में दो चीजें पढ़ते हैं हम, एक तो हमारी प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब्स या मेन वर्ब, जिसको जो भी हमको बोलना है ना, प्रिंसिपल या मेन वर्ब के रूप में हम इसको जानते हैं। और दूसरी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हम आम भाषा में जानते हैं। तो इन्हीं को जो है ना ऑक्सिलरीज कहा जाता है, ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हम इसको कह सकते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है हमारी, वो तीन तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है मॉडल, और तीसरी होती है मार्जिनल। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हमको बोला क्या है इसने, यही वाला मॉडल्स पढ़ने बोला है, इंक्लूडिंग ऑक्सिलरीज, सॉरी मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज। तो ये जब आपको सिलेबस में प्रॉपरली दिया जाएगा तो बोलेगा मॉड ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स। ठीक है, ऐसा बोलेगा ये। तो उसका मीनिंग क्या है भाई, आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़नी है। ठीक है, पूरी क्या पढ़नी है आपको, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़नी है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़नी है, कि उनका वर्क क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करती है, कहाँ पर किस तरह से यूज की जाती है, कब यूज नहीं की जाती है, ये सारी चीजें है ना, उनका मीनिंग क्या होता है अगर वो लगती है तो इसमें मॉडल, प्राइमरी और मार्जिनल तीनों हमको पढ़नी पड़ेगी। अब मैं एक चीज और समझा देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी ना तीन तरह की होती है, टू डू, टू बी और टू हैव। वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। इसमें ना डू, डज और डिड आता है। वैसे इसमें बी में एम, इज, आर, वॉज या वर आता है। वैसे ही टू हैव में हैज, हैव और हैड आता है। और ये वाली जो वर्ब्स है, ये आपने हमेशा टेंस में देखी है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ फंक्शन करती है, ये करती है टेंस में। ओके, तो ये तो हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी टेंस बनाती है, तो हमको समझ में आएगा कि कौन सा वाला टेंस कहाँ लगता है, कैसे लगता है। वैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, ठीक है, एक स्लाइड लेके मैं समझा देता हूँ। मॉडल्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा
कैन पढ़ा होगा, मे पढ़ा होगा। तो कैन का कई बार पास्ट फॉर्म और इसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी होती है। तो कुड, मे का माइट, फिर आपने कभी शैल पढ़ा होगा और विल पढ़ा होगा। तो शैल का शुड और विल का वुड। वैसे ही आपने नीड, मस्ट, डेयर, यूज टू और ऑट टू पढ़ा होगा। तो ये सारी की सारी आपकी क्या आती है, मॉडल वर्ब्स आती है। ये सभी वर्ब्स आपने 12th तक पढ़ी होगी, ठीक है, पढ़ी ही होगी, बिना ये पढ़े आप 12th के बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसमें से अब मार्जिनल वर्ब मैं बता देता हूँ क्या होती है। इसमें से नीड, डेयर और यूज टू, इनको मार्जिनल वर्ब कहा जाता है ना। मैंने तीन चीजें लिखा था, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। तो इनको मार्जिनल कहते हैं। बेसिकली ये होती तो मॉडल वर्ब ही है। मार्जिनल इसलिए कहा जाता है, क्या होता है, आप जैसे कपड़े सिलवाते हो तो कपड़ों में आप मार्जिन छुड़वाते हो। उसका रीजन क्या है कि भाई कल को आप मोटे हो गए तो मार्जिन खुलवाओ, ढीला कर लो। या तो हो सकता है आपकी बड़ी बहन हो, है ना, वो अपने साइज का उसको करवा ले। तो ये एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम बोलते हैं ना भैया, टेलर को क्या बोलते हैं, भाई मार्जिन छोड़ देना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो हमको कहीं और भी काम आ जाए। हम चाहते हैं कि वो चीज हमको कहीं और भी काम आ जाए। तो ये चीज हमको कहीं और कहाँ काम आती है, इसके दो फंक्शन होते हैं। ये दो तरह से फंक्शन करती है। एक तो ये मॉडल वर्ब में यूज होती है, मॉडल वर्ब के रूप में, या तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज होती है। किसके रूप में, मेन वर्ब्स के रूप में यूज होती है, इसलिए हम इसको मार्जिनल वर्ब्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज, अब मैंने क्या बोला, मेन वर्ब के रूप में, और क्या यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में। तो मॉडल वर्ब बेसिकली क्या है, मॉडल वर्ब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, फिलहाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करना। लेकिन ये कई बार मेन वर्ब के रूप में भी यूज होने लगती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल वर्ब। दोनों तरह यूज होती है। ओके, आगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, किसी सेंटेंस को बदलना, ठीक है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म से किसी और फॉर्म में बदलना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है बदलना, बदलाव। जैसे कि वॉइस है, तो अब आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा ही होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा ही होगा। जैसे कि राम, अरे राम छोड़ दो, राम प्लेज क्रिकेट, और इधर आ जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ये बेसिकली एक्टिव और पैसिव का काम क्या है ये समझते हैं हम, कि बोला क्यों जाता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या होता है, मैंने आपको कहा कि हम टेंस में क्या वर्ब की स्टेट पता करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, हम टेंस के बारे में जान रहे होते हैं, वर्ब के बारे में जान रहे होते हैं कि वो किस स्टेट में है, और सब्जेक्ट उसको किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि राम प्लेस क्रिकेट, तो राम क्रिकेट खेलता है। तो राम क्या कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस टेंस का यूज कर रहा है, उस वर्ब का यूज कर रहा है, ठीक है। राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, कब खेलता है, प्रेजेंट में। हमको ये पता चलता है। लेकिन अच्छा, इसमें क्या होता है, वर्ब के लिए, वर्ब के लिए जो है, इसमें इस केस में सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जिस केस में किया जाने वाला काम इंपॉर्टेंट हो, तो वहां पर वो काम को पहले लिखा जाता है, वर्ब उस काम को पहले लेती है, और वहां पर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, राम क्रिकेट खेलता है, तो भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, राम, क्योंकि राम ही खेलता है ना। अब क्या खेलता है, क्रिकेट, वो बाद में पता चलता है हमको। लेकिन मैं बोलूं क्रिकेट खेला जाता है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो पहला काम क्या है ना, क्या पता चल रहा है हमको कि भाई क्रिकेट खेला जाता है। कौन खेलता है वो बाद में मैटर करता है हमारे लिए। तो यहाँ पर वर्ब के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, किया जाने वाला काम, ठीक। तो राम प्लेस क्रिकेट और क्रिकेट इज प्लेड बाय राम में यही डिफरेंस है कि भाई एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब के लिए अपना सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस में ना किया जाने वाला काम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। तो एक में यानी एक्टिव वॉइस में काम करने वाला इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस में किया जाने वाला काम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। वैसे ही नरेशन है, देखो। अब नरेशन में भी दो टाइप की स्पीचेस होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने कहा सुमित ने कहा मैं आज नहीं आऊंगा, सुमित सेड
आई विल नॉट कम टुडे। तो यहाँ पर सुमित मेरे लिए थर्ड पर्सन है और मैं आपके पास आकर बोल रहा हूँ सुमित सेड आई विल नॉट कम टुडे, पर मैं तो आ गया ना, तो मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ? सुमित के बारे में। तो आई जो है वो कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? सुमित को। जैसे कि सुमित सेड कॉमा नोटेड कॉमा आई विल नॉट कम टुडे। तो यहाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, या सॉरी ये यहाँ पर क्या चीज कर रहा हूं मैं वो बता देता हूं मैं। यहाँ पर मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ? सुमित के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी ये आई रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? सुमित को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब अच्छा, और ये बात आप तक आकर पहुंचा कौन रहा है? मैं पहुंचा रहा हूँ, सुमित नहीं। तो किसी की बोली गई बात को, ये बात बोली किसने थी? सुमित ने, और बता कौन रहा है? मैं। किसी की बोली गई बात को एज इट इज कहना, वो कहलाता है आपका डायरेक्ट नरेशन। ठीक, और अगर मैं आपसे आकर कहूं कि अरे सुमित ने मुझसे कहा था कि वो आज नहीं आएगा, सुमित टोल्ड मी दैट सुमित सेड ही विल नॉट कम टुडे। सुमित सेड दैट ही, अच्छा सेड तो ही वुड नॉट कम टुडे की जगह यहाँ पर अभी दैट डे हो जाएगा। ये रीजंस मैं आपको बाद में चैप्टर पढ़ाते समय समझाऊंगा, अभी मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने बोला सुमित ने कहा कि, ठीक है, अब मैंने यहाँ कंजक्शन जोड़ दिया कि, सुमित ने कहा कि वो आज ही वुडंट कम टुडे, वो आज नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो कौन है? ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सुमित को। यहाँ सुमित के लिए पहले आई यूज हो रहा था, यहाँ सुमित के लिए ही यूज हो रहा है। जब सुमित खुद को रिप्रेजेंट करेगा तो वह आई बोलेगा, जैसे मैं खुद को रिप्रेजेंट करूंगा तो आई बोलूंगा, और मैं सुमित को रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे लिए सुमित कौन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सुमित सिंगुलर आदमी, तो उसके लिए ही यूज होता है। प्रोनाउन आप सभी यहाँ पर पढ़कर आए हैं, है ना? तो यहाँ ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सुमित को, थर्ड पर्सन है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? सुमित ने कहा मैं नहीं आऊंगा, तो यहाँ मैं कौन था? सुमित। और मैं कह रहा हूँ सुमित ने मुझसे कहा कि वो आज नहीं आएगा, यहाँ पर मैं उसको डायरेक्टली वो कह के, ही कह के संबोधित कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस। इन दो, इसको बदलने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सारी चैप्टर्स के पूछे जाते हैं, तो वो हम थोड़ी देर बाद वैसे भी एनालिसिस करेंगे कौन से वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक, अगला देखिए, अगला है डिग्री। अब डिग्री भैया, डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है एडजेक्टिव की। बेसिक बात बता देता हूं मैं आपको, आपने गुड, बेटर और बेस्ट पढ़ा होगा, है ना? गुड, बेटर, बेस्ट, तो यही तो डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसको बोला जाता है ना? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका? ऑब्जेक्ट्स या लोगों का, है ना? जितनी भी नाउन्स होती है हमारे पास, किसी बेसिकली नाउन्स का कंपैरिजन इस पे हम करते हैं। तो नाउन्स का कंपैरिजन जब हम करते हैं तब वहां पर हमको डिग्रीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सुमित इज गुड, सुमित अच्छा है। राहुल इज गुड, राहुल अच्छा है। तो दोनों अच्छे हैं ना? रेखा इज गुड, रेखा अच्छी है। तो सबके लिए क्या यूज कर रहा हूं मैं? गुड। तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाता है, जो सबके लिए कॉमनली यूज होता है। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। वैसे ही मैं बोलूं सुमित इज बेटर देन राहुल, तो अब मैं दो लोगों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। सुमित इज बेटर देन राहुल, सुमित किससे बेटर है? राहुल से बेटर है। मैं बोलूं इंदौर इज बिगर देन भोपाल, इंदौर इज बिगर देन भोपाल। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट तीन चीजें होती है। तो अभी यहाँ पर मैं दो सिटीज का कंपैरिजन कर रहा हूँ, किसका? इंदौर और भोपाल का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? भोपाल बड़ा है कि इंदौर? इंदौर बड़ा है, किससे? भोपाल से। इंदौर इज बिगर देन भोपाल। वैसे ही मैं बोलूं इंदौर, भोपाल और मुंबई तीनों में क्या बड़ा है? तो मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ ऑल। ठीक है, तीनों में से ऑफ ऑल। ऑल किसके लिए लगाते हैं? दो से ज्यादा अगर कोई नंबर होता है आपके पास तो आप ऑल लगाते हो। तो मुंबई इज बिगर, सॉरी मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। तो बिगेस्ट क्या होता है आपका? सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक, जैसे कि राहुल इज गुड, राम इज गुड, रुचि इज गुड, रुचि इज बेटर देन राहुल, और रुचि इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। यानी मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा अच्छी कौन है? रुचि। जब कोई कंपैरिजन नहीं होता तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है, कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब हमारे पास मोर देन टू,
मोर देन 2 का कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन इनके बीच में हो रहा है वो कितने होना चाहिए, 2 से ज्यादा, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं भाई, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक सेंटेंस देगा और वो बोलेगा कि इस सेंटेंस को ये 4 ऑप्शन दिए, जैसे पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस देगा तो उसको बोलेगा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ रहे हैं, देख लो सेंटेंस को बदलना। ठीक है, तो यहाँ तो एक्टिव है, यहाँ एक्टिव पैसिव बदलना था, अगर एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव में। यहाँ नरेशन बदलना था, डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में। वैसे यहाँ डिग्री बदलनी है, अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में। अगर कंपैरेटिव है, ठीक है, अगर कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव किस में बदलना है, या तो आप पॉजिटिव में बदलिए या तो सुपरलेटिव में, ऐसा करके वो दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा नीचे। वैसे ही आपको दे देगा कि भाई ये पहले से सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव को या तो कंपैरेटिव में बदलो या तो पॉजिटिव में बदलो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ओके, डिग्री से रिलेटेड। तो हमको सबसे पहले डिग्री पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, फिर उनके यूजेस पढ़ना पड़ेगा और उनको इंटरचेंज करने के तरीके भी बदलने हमको सीखने पड़ेंगे, ओके। उसके बाद है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ये मैं आपको नहीं भी समझाऊं तो आपको समझ में आता है, क्योंकि सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव यानी किसी चीज को पॉजिटिवली मत बोलना, जैसे कि मैंने खाना खाया, आई ईट फूड, है ना, और आई डिड नॉट ईट फूड, जहां निगेशन आ जाता है, मनाही आ जाती है किसी चीज की, तो वहां पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और जब आप सवाल पूछते हो तब कौन सा सेंटेंस बनता है, इंटरोगेटिव। तो उसमें भी अफर्मेटिव को नेगेटिव, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव को अफर्मेटिव में और इंटरोगेटिव में, और इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव नेगेटिव में बदलना है। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला है देखो कॉमन एरर। अब ये कॉमन एरर क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। कॉमन एरर्स क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। कॉमन एरर्स में क्या होगा, जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे अभी तक, ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब यहाँ पर हम सेंटेंस को समझ के चलते हैं, उसके पार्ट्स, है ना, क्योंकि किसी सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं या कुछ होते हैं। जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। वर्ब आप समझ ही गए। फिर नाउन या प्रोनाउन है तो उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। फिर एडवर्ब का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम किसको कॉम्प्लीमेंट कर सके, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर सके। ठीक, कंजक्शन का यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं बाकी के सेंटेंसेस से किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। और फिर इंटरजेक्शंस, हमको जब आश्चर्य बताना होता है तब हम किसका यूज करते हैं, है ना, जब एक्सक्लेम करना होता है किसी भी टाइप से तब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। तो ये सभी टाइप की जो वर्ड्स है, जितना मैंने आपको बताया है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फिर कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये सारे जो होते हैं किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। तो जब आपको ये, आप सब ये पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे कि बाकी चीजें क्या होती है, आर्टिकल, टेंस, वॉइस नरेशन, ये सब जब आप पढ़ लेंगे तब आपको एक सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस लिखा मिलेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, जितना भी बड़ा वो सेंटेंस हो, छोटा बड़ा, और एक फुल स्टॉप लगा मिलेगा। तो आपको उसमें ये पता करना होगा कि सेंटेंस में गलती क्या है, और ये पता चलेगी सब कुछ पढ़ने के बाद, क्योंकि कॉमन एरर्स में क्या होगा, कोई भी गलती हो सकती है। गलती नाउन में हो सकती है, प्रोनाउन में हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर गलत हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत हो सकता है, वर्ब गलत फॉर्मेट में लिखी हो सकती है, गलत फॉर्म में हो सकती है, ओके, कोई वर्ड गलत हो सकता है, कोई कंजक्शन गलत हो सकता है, तो कोई भी गलती हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ ये, जैसे कि she said that sun rises in the east। तो she said स्लैश that sun rises स्लैश, सॉरी, ऑब्लिक, यहाँ आएगा नो एरर। अब 3 सेक्शन में मैं बांट देता हूँ इसको, ए बी सी, और चौथा सेक्शन मुझे रखना पड़ेगा डी, जिसमें नो एरर दिया है। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस दिया रहेगा। अब आपको ये बताना है कि इस पूरे सेंटेंस के किस सेक्शन में गलती है, और अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, डी, नो एरर। ठीक है, अगर पहले में गलती है तो ए, दूसरे में बी, तीसरे में गलती है तो सी। तो अब मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ, शी सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो शी सही है, सेड लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। भाई नरेशन बन रहा है, देखो दैट लगा है, कंजक्शन, नरेशन बन रहा है, तो यहाँ तक मेरा सेंटेंस सही है। फिर यहाँ सन लगा, देखो जब मैं आर्टिकल पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि सन के पहले द लगाया जाता है। यहाँ पर जो गलती थी वो किसकी थी, आर्टिकल की थी। तो मैं जितने भी आपको चैप्टर्स बताए हैं अभी तक,
उनमें ये गलती होगी, उनसे रिलेटेड ये गलती होगी, तो वो आपको सेंटेंस से निकालनी पड़ेगी। ये इसके जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, या तो आपको ऑब्लिक में क्वेश्चन दे देगा कि बताओ कौन से सेक्शन में गलती है, या इसको ABCD ऐसा ना लिखते हुए ABCD, शी सेड that sun rises in the east और नो एरर, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है किसी स्पेसिफिक पार्ट को बोल्ड कर ले और बोले कि इसको इंप्रूव करके दिखाओ कि भाई ये यहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, और चारों ऑप्शन में से आपको जो आंसर सुटेबल लगता है वो यहाँ पर लगाइए, A B C और D, A B C और D। तो यहाँ पर लिखेगा that sun rose, that sun has risen, that the sun rises, और यहां पर लिखेगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये आपका ये वाला सेक्शन हाईलाइट करके देगा और बोलेगा भाई ये बोल्ड में लिखे, या तो बोल्ड में लिखेगा या हाईलाइट करके देगा, ठीक है, नीचे अंडरलाइन करके देगा और बोलेगा यहाँ पर आप ये 4 ऑप्शन में से अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये 3 ऑप्शन में से चुनिए, दैट सन रोज, दैट सन राइजेस, दैट सन हैज राइजन, और उसके बाद दैट द सन राइजेस, और या फिर अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं, अगर वो अपने आप में सही है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो ऑब्वियसली इसमें एक गलती है जो कि मैंने आपको बताया आर्टिकल से रिलेटेड, तो फिर आपको यहाँ पर क्या चूज करना पड़ेगा, दैट द सन राइजेस। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर इस पैटर्न में दिया रहता तो हमको पता होता कौन से सेक्शन में गलती है, द सन राइजेस, यहाँ पर गलती है, ओके, दैट सन राइजेस। तो इस तरह से इसके जो है वो सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, तो ये हो गया कॉमन एरर्स। उसके बाद बात करते हैं हम अगले चैप्टर की। उसमें क्या है, उसमें दिया है स्पेलिंग। अब स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग क्या दिया देखो, हम जो फॉलो करते हैं इंडिया में इंग्लिश का पैटर्न, वो हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश, और एक पैटर्न में और लिखा जाता है वो होता है अमेरिकन। तो अब ये अमेरिकन और ब्रिटिश में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब आपको सिलेबस आएगा तो वहां बोला जाएगा स्पेलिंग, और वहां ब्रैकेट में लिखा जाता है कि ब्रिटिश पैटर्न विल बी फॉलोड। वो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि भाई हम पे राज किया ब्रिटिशर्स ने, तो हम फॉलो किसकी इंग्लिश करते हैं, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, दूसरी बात, अमेरिका में इंग्लिश कुछ और है, ब्रिटिश में इंग्लिश कुछ और है, या स्पेलिंग्स कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिखूं COLOR, तो इसका मतलब है कलर यानी रंग, और मैं लिखूं COLOUR, तो इसका मतलब भी क्या है, रंग, कलर। ठीक है, कलर यानी रंग। दोनों स्पेलिंग सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर आप एग्जाम में इसको चूज करके आ जाते हो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अमेरिकन पैटर्न ऑफ इंग्लिश है। ठीक, अमेरिकन पैटर्न ऑफ इंग्लिश में COLOR कलर बोला जाता है। अगर आपको ब्रिटिश के हिसाब से लगाना है तो ये आपके लिए गलत ही होगी हमेशा। ओके, आपके लिए सही ऑप्शन होगा हमेशा COLOR कलर। ठीक, अब इसके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, या तो आपके एक ही वर्ड की 4 टाइप से स्पेलिंग लिखी जाएगी, ABCD। ठीक, तो यहाँ पर जिस एक ही वर्ड की 4 टाइप, जैसे कलर है ना, तो कलर में मैंने ये दो तो यहीं लिख दिया हूँ। ठीक, तो इसी तरह से आपको 4 बार वो स्पेलिंग लिख के दी जाएगी, जो स्पेलिंग सही होगी वो आपको वहां पर चूज करना होगा, या आपको अलग अलग वर्ड्स की जो स्पेलिंग दी जाएगी, अलग अलग वर्ड्स लिखे जाएंगे, तो उनमें जिस वर्ड की स्पेलिंग सही होगी वो आपको चूज करना पड़ेगा, या आपको पूछेगा कि इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, उस कंडीशन में आपको जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत होगी उस वर्ड को वहां पर चुनना पड़ेगा। ठीक, तो स्पेलिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, अगला बोलता है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। अब सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को ना हम PQRS नाम से भी जानते हैं, और ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है ये समझा देता हूं मैं आपको। क्या होता है, आपने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे कि आई ईट फूड एंड गो टू स्कूल, मैं खाना खाता हूं और स्कूल जाता हूं, ये आपका एक सेंटेंस है। इसी को अगर मैं आपको इस तरह से दे दूं, एंड गो टू P, फिर आएगा Q,
स्कूल, एवरी डे, ठीक, एंड गो टू स्कूल एवरी डे। और आपका आ जाएगा पी क्यू आर, आर आ जाएगा फूड, और यहाँ आपका आ जाएगा एस, आई ईट, ठीक है। अब आप अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो भाई ये सेंटेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, हिला हुआ है। सीक्वेंस क्या है, हिला हुआ है। अलग अलग सीक्वेंस आपको दे दिया है पीक्यूआरएस में, यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ कुछ और। तो आपको वहां पर पूछेगा 4 ऑप्शन, 1 2, ऑप्शन ए बी सी और डी, और आपसे बोलेगा कि भाई यहाँ पर ये सीक्वेंस हिला हुआ है, इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। आपको ऑप्शन दे देगा या तो पी क्यू आर एस, क्या यही सीक्वेंस सही है, या पहले बोलेगा आपको एस, फिर बोलेगा आर, फिर बोलेगा आपको पी, फिर बोलेगा क्यू, फिर आपको बोलेगा आर एस पी क्यू, या आपको बोलेगा क्यू पी आर एस। ये होता है पी क्यू आर एस। मतलब उसमें सेंटेंस को अलग अलग सीक्वेंस में रख दिया जाता है, फिर बोलता है कि इसको सही सीक्वेंस में कैसे जमाया जाएगा, पहले क्या लिखा जाए कि सेंटेंस सही सीक्वेंस में जमे। तो मेरा ध्यान जाता है कि यहाँ से सब्जेक्ट है आई और ये वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब हो गई, तो आई ईट, तो मेरे ख्याल से पहले एस आएगा, देखो एस वाला ये है। इसके बाद आना चाहिए क्या खाता है भाई, ऑब्जेक्ट फूड, मैंने क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस शुरू होने के लिए कंजक्शन लगेगा, तो यहाँ एंड लगा है, एंड गो टू, ठीक है, एंड गो टू। तो फिर एस के बाद क्या लगेगा, पहले एस, फिर क्या आ गया आर, फिर क्या लगेगा पी, और फिर क्या लगेगा गो टू, कहाँ जाता हूँ मैं, स्कूल एवरी डे, तो यहाँ क्या लग जाएगा फिर क्यू, तो एस आर पी क्यू। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से आपके पी क्यू आर एस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको अभी समझाऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखो उसके बाद है सेंटेंस फिलर्स। तो सेंटेंस फिलर्स क्या होता है, जो आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हो ना, वही सेंटेंस फिलर्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा ही ब्लैंक, मी यस्टरडे। अभी मैं आपको दूं यहाँ पर कॉल, ऑप्शन ए, बी दू कॉल्ड, सी ऑप्शन दू हैड कॉल्ड, और मैं बोलूं डी वाज कॉलिंग। अगर आपने यहाँ पर वर्ब्स नहीं पढ़ा या टेंस नहीं पढ़ा है ध्यान से, तो आप सोचोगे कि यार इसमें तो चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। ही कॉल मी यस्टरडे, हाँ ही कॉल मी नहीं आएगा क्योंकि ही के साथ कॉल्स लगता है। ही कॉल्ड मी यस्टरडे ये सही है, हैड कॉल्ड मी, ये भाई हैड लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, सही हो सकता है। वॉज के साथ कॉलिंग लगता है, ये भी सही हो सकता है। तो आप गलती कर बैठेंगे, उसका रीजन है ये वर्ड। अगर यस्टरडे किसी सेंटेंस में लगा है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ यहाँ आई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। तो इस तरह से आपसे फिलर्स पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं कि वर्ब से रिलेटेड ही पूछे जाए, कुछ और भी आपसे पूछ सकता है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका सिलेबस जो है समझाकर खत्म होता है। ये सारे ही जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ा है आपको, स्पेशली कॉमन एरर्स, स्पेलिंग, सीक्वेंस और सेंटेंस फिलर्स, ठीक है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या वोकेबलरी, ये सभी आपसे तब बनेगा जब आप ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ ले और आपकी रोज पढ़ने की हैबिट हो। तो ये सब कुछ बनाने के लिए आपको रोज मिनिमम आधा घंटा टेक्स्ट पढ़ना है इंग्लिश का, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी करनी है। अब हम आते हैं अपने अगले चरण पे, कि जहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, टॉपिक और उससे पूछे गए क्वेश्चंस थ्रू आउट द इयर्स। यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 की, इनमें भाई कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक, कब, 2011 में। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, अनसीन पैसेज बताया ना मैंने, उसमें से कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पर 2011 में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहीं 12 में 4, 13 में 5, 14 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2015 में आपसे 5 क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक, सिर्फ 2 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। उसके बाद हम 16 में आते हैं। 16 से क्या है, कैंडिडेट्स बहुत हो गए तो एग्जाम्स की शिफ्ट्स बढ़ गई, 3 शिफ्ट में लिए गए एग्जाम्स। तो 2016 में पहली शिफ्ट में 5, दूसरी में 5, तीसरी में 5। वैसे ही 2017 की तीनों शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। 2018 में पहली शिफ्ट में 4 और एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए।
2019 और 20 में 4-4 शिफ्ट में क्वेश्चन लिए गए आपसे, सॉरी एग्जाम लिए गए। तो पहली 3 शिफ्ट में 4 और आखिरी शिफ्ट में 6, और 2020 में पांचों चारों शिफ्ट में 5 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे गए, यानी 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन 1 मार्क, ओके, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, ये है पैटर्न। वोकेबलरी से रिलेटेड देखते हैं सिनोनिम्स के क्वेश्चन 2011 से 20 तक। 11 में 1, 12 में 1, 13 में 8 क्वेश्चन है सिनोनिम के, 14 में भी 8, लेकिन 15 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। 2016 की एक ही शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में क्या आया है, क्वेश्चन आया सिनोनिम का, और 17 की तीनों शिफ्ट में आए हैं। 18 की एक शिफ्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, और 19 में कोई क्वेश्चन सिनोनिम का नहीं पूछा गया, लेकिन 20 में सबसे करीब हमारे 20 ही है। तो 4, 1, 2, 2 हर शिफ्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो एंटोनिम्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है इसमें, 11, 12 में एक एक क्वेश्चन, 13 में 3 क्वेश्चन, 14 में 2, 15 में 1। 2016 की पहली शिफ्ट में इससे कोई क्वेश्चन नहीं था एंटोनिम से, बाकी शिफ्ट में 2 और 1 क्वेश्चन थे। 17 में तीनों शिफ्ट्स में एक एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा गया था, यानी एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 19 में 4 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, 3 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन और आखिरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, और 2020 में से एक एक क्वेश्चन एंटोनिम से पूछे गए। ठीक है, तो सिनोनिम एंटोनिम, देखो सिनोनिम एंटोनिम दोनों अगर मिला लोगे तो यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ 2, यहाँ पर 11 क्वेश्चन, यहाँ पर 10, यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस सही नहीं है इसलिए रहने देते हैं। यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ एक एक 2-2 क्वेश्चन, यहाँ पर 5, 2, 3, 3 क्वेश्चन, ऐसे पूछे गए एंटोनिम सिनोनिम मिला के, राइट। एंटोनिम सिनोनिम एक ही साथ से बोलते हैं हमेशा, वैसे भी जब बोलते हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 2012 में और 14 में क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। प्रीफिक्स, देखो प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, तो बन रहे हैं। प्रीफिक्स में देखो, प्रीफिक्स में 11-12 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 16 से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, 2, 1, 1 हर शिफ्ट में, फिर 1, 1, 1 तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, और 18 में भी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। 19 में एक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पिछले साल 3 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इसका पूछा गया, किसका, प्रीफिक्स का। और सफिक्स का क्वेश्चन पूछा गया 2016 की एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 19 में 3 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, और 20 में एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग ग्रामर एंड यूजेज में, है ना, जो हमारा तीसरा चैप्टर था ग्रामर में और यूजेज में। उसमें आर्टिकल्स के क्वेश्चन देखो, आर्टिकल्स के हर साल कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 11 में 1, 12 में 2, 13, 14, 15 में एक एक क्वेश्चन। वैसे ही 16 में 1 और 3, और इसमें भी पूछा गया था लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड वो मिला नहीं मुझे। वैसे ही 17 में एक एक 2-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए। 18 में भी 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे गए। 19 और 20 में कंसिस्टेंटली 2-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, किससे, आर्टिकल से। वैसे डिटरमाइनर्स, तो डिटरमाइनर्स के अंदर क्या पूछा गया है, देखो 12 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 19-20 में यहाँ पर 1, 2, 1, 2, है ना, 1, 2, 1, 2 करके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, और 20 में चारों पेपर में, चारों शिफ्ट में क्वेश्चन इससे पूछे गए, किससे, डिटरमिनर्स से। उसके बाद है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब के बीच का एग्रीमेंट अभी समझाया भी था मैंने क्या होता है। तो इससे 2020 में हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया है। टेंस के बारे में बात करें तो टेंस से सिर्फ 2014 में क्वेश्चन नहीं आया, बाकी हर साल क्वेश्चन आया है। तो टेंस में 11 में 1, 12 में 3, फिर उसके बाद आया 13 में 2 क्वेश्चन, 15 में 2 क्वेश्चन, 16 में 4, 4, 3 क्वेश्चन शिफ्ट वाइज, और 17 की तीनों शिफ्ट में 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, 18 में एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, और 19 में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, चारों शिफ्ट, और 20 में कंसिस्टेंटली 2 क्वेश्चन हर पेपर में। तो 20 में जो कंसिस्टेंसी है ना इसकी बहुत एवरेज हो गई, मतलब फिर मिला दी गई कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल के क्वेश्चन 2, डिटरमिनर्स के 2, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 1 हर शिफ्ट में, फिर इधर 2 शिफ्ट में 2, हर शिफ्ट में 2 नंबर, इधर हर शिफ्ट में 1 नंबर, ऐसे। प्रीपोजिशंस का 2012 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 16 में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे ही 19 में 2, 3, 3, 3। ठीक, तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, और 20 में एक एक क्वेश्चन सबसे पूछा था। वैसे ही वर्ब, तो वर्ब में 2 क्वेश्चन, 16 में 3, 1, है ना, फिर 17 में 4, 3, 2, फिर 18 में 2, फिर 19 में कितने, 2, 3, 3, 2, और आखिरी में एक एक हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। और वैसे ही मॉडल्स और ऑक्सिलरीज में
ये 11 में 3 क्वेश्चन, 15 में 2, 16 में एक शिफ्ट में 2, 17 में तीनों शिफ्ट में एक-एक क्वेश्चन और 19 और 20 में आप देख लीजिए 19 में हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन और उसमें 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। ठीक? तो अच्छा, एक लास्ट स्लाइड हमारी बची है यानी लास्ट हमारा जो है एनालिसिस बचा क्वेश्चंस का। वॉइस वॉइस से 2012 में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। वैसे ही 15 में कितने क्वेश्चन थे? 2। 16 में 2 और 1 क्वेश्चन था। 17 में तीनों शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन थे और 19 और 20 में सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2-2 हर शिफ्ट में। वैसे ही नरेशन, तो नरेशन के अभी आखिरी ईयर्स में सेम ही है लगभग, है ना? वहां पर मिसिंग है रिकॉर्ड उसका, लेकिन हो सकता है मुझे मिला ना हो, है ना, जब मैं निकाल रहा था तो। वैसे ही 11 में 2 नरेशन हर साल पूछा गया, 11 में 2, 12-13 में 1-1, 14 में 5, 15 में 3 क्वेश्चन, 16 में 2-3-2, 17 में 2-2-2, 18 का डेटा मेरे पास उतना सही लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 19 और 20 में 2-2 क्वेश्चन इसके भी पूछे गए। वैसे डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, 11-12 में 1 और 2, 14-15-16 सॉरी 13-14-15 में नहीं पूछे गए, 16 में एक शिफ्ट में 1, एक शिफ्ट में 2, 17 में एक-एक शिफ्ट में एक-एक क्वेश्चन और आखिरी में 19 में हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन और 20 में एक शिफ्ट में 2, 1, 1 क्वेश्चन ऐसे। उसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो इसमें 13 में 1 क्वेश्चन, 15 में 3 क्वेश्चन, 17 में 2-3-2 क्वेश्चन शिफ्ट वाइज और 20 में एक-एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था। वैसे ही कॉमन एरर्स पर अगर हम चलें तो कॉमन एरर्स में पहला जो है उसमें 2 है ना, 2011 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ही 13 में 2, 14 में 2, 13 में 3, 16 में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 17 में 2 शिफ्ट में 4-4 और 1 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और 19 और 20 में, ठीक, 19 और 20 में एक-एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे स्पेलिंग से देखो, स्पेलिंग से भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 11 में 1, 12, 13, 14, 15 में 2-2 क्वेश्चन। 16 में एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा था, बाकी का रिकॉर्ड मेरे पास मिल नहीं पाया। 17 में 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। 19 में 1, 2, 2 और 1 यानी 2 शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन और 2 शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन। और वैसे ही 20 में हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आपके किससे स्पेलिंग से पूछे गए हैं। और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस यानी पीक्यूआरएस जो मैंने बताया देखो कंसिस्टेंटली 4-4 क्वेश्चन से। एक्चुअली ये ना सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस जो है वो हर बार नहीं पूछा गया। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस शुरू हुआ 2021 से, ठीक। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस 2021 के पेपर से आपका चालू हुआ है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, जितने भी शिफ्ट हुई थी चारों शिफ्ट उसमें 4 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछे गए हैं पीक्यूआरएस से। तो पॉसिबल है कि इस बार भी आपके पीक्यूआरएस यानी सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस से 4 क्वेश्चन आए। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे आपके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इजीली। तो ये 9 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर्स पे कमांड अपनी बना लेते हैं। और एल्स आपको हर चैप्टर का, ठीक है, हर चैप्टर का यहाँ पर एनालिसिस मिल जाता है कि ईयर वाइज क्वेश्चन कितने मिले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद एनालिसिस एनालिसिस उसका कर लेना वीडियो चलाते चलाते। ओके, जब आप वीडियो चलाएंगे पॉज लेना और उसका एनालिसिस आप कर लेना। चलो देखो मैं एक काम करता हूँ, ये मिटा देता हूँ और उसके बाद आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले लीजिए पॉज करके। एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले लीजिए। देखो जितना मैं एनालाइज कर पाया उस हिसाब से मैंने निकाल दिया है, हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो गया हो इसमें, है ना। फिर भी आपको एक रफ आइडिया, रॉ आइडिया तो हो ही जाता है कि भाई कितने क्वेश्चंस आपको कितने चैप्टर से आ रहे हैं और आपको कौन से चैप्टर पे कितनी मेहनत करनी है। जैसे मेरी सजेशन मानो तो इंग्लिश जो है ना पीएनएसटी के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपके बाकी के चारों सब्जेक्ट से कम समय लगता है पढ़ने में और आपके क्वेश्चंस भी जो है इसमें ज्यादा हो सकते हैं, ओके, ज्यादा सॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरी तरह से पढ़ लें, ठीक। चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, है ना। आपको इसमें जो भी पसंद आया, जो भी ना पसंद हो, आप हमको कमेंट में बता दीजिए, आपको जो भी कम ज्यादा लग रहा है। दूसरी बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको जानकारी मिले जब भी हमारी अगली वीडियो आए,
क्योंकि इस सीरीज में जैसे कि मैंने कहा 2 चीज़ें होने वाली है, एक पीवाईक्यूज़ होने वाले हैं 2011 से लेकर 2021 तक और एक सीरीज होने वाली है चैप्टर वाइज़, है ना? मैं पढ़ाऊँगा इंग्लिश आपको, तो हम जितने भी हमने सिलेबस में चैप्टर्स देखे हैं वो सभी को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए सभी को बाय-बाय।